दोस्तों सभी को नमस्कार। आज हम शुरू करेंगे अपने कन्वेंशंस का पार्ट 5। और पिछली वीडियोस में हमने कन्वेंशंस ज़्यादातर कवर कर ली थी, जैसे UNCPD, UNFCCC, UNCCD, ये सारी कन्वेंशंस हमने कवर कर रखी हैं। कल की वीडियो में हमने साइटेज भी कवर करा। UNFCCC की सारी कॉप डिटेल में हमने पढ़ी, क्योटो प्रोटोकॉल क्या था, पेरिस एग्रीमेंट क्या था। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद अब हमारे पास क्या बचता है, कुछ ही कन्वेंशन बची हैं बस। एक तो CMS वाली और थोड़ी बहुत स्पीसीज हैं जो हमें देखनी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज स्पीसीज से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है, चाहे UPPCS ले लो आप, चाहे UPSC ले लो। तो हम अब शुरू करते हैं ये ट्रैफिक वाला वाइल्ड लाइफ। ये ट्रैफिक का मतलब क्या है? वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क, दिस इज ट्रैफिक। ट्रैफिक क्या है? सिर्फ एक NGO है, इससे रिलेटेड ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है। ट्रैफिकिंग किसकी होती है? वाइल्ड लाइफ की। तो ट्रैफिक जब भी देखोगे आप समझ जाओगे ये क्या है, एक NGO है, क्योंकि इसमें लिखा है आई फॉर क्या होता है? आई फॉर होता है इंटरनेशनल, और इंटरनेशनल यहाँ पे भी आता है वो क्या होता है? एक NGO होता है। तो ट्रैफिक एक NGO है। साइटिस क्या है? एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है। इन दोनों में अंतर बता दिया। ये कब बना था? ट्रैफिक 1976 में एज अ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ WWF एंड IUCN। ये ट्रैफिक जो है वो IUCN ने बनाया है, इसके साथ मिलकर के IUCN और वर्ल्ड वाइड फंड ने मिलकर के ये जो NGO है वो बनाया है। किसे रेगुलेट करता है? कि वाइल्ड लाइफ की ट्रैफिकिंग को रेगुलेट करेगा। ठीक, इस तरह से IUCN ने और भी कई सारे मतलब प्रोजेक्ट चलाए हैं, वो हम पहले पढ़े चुके हैं। IUCN ने एक तो वो चलाया था बॉर्न चैलेंज, जो किससे रिलेटेड था? एफॉरेस्टेशन से रिलेटेड था। बॉर्न चैलेंज के बाद IUCN ने क्या चलाया? ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फॉरेस्ट एंड लैंडस्केप रिस्टोरेशन, ये भी चलाया था IUCN ने। देन एक इसके बाद एक और इनिशिएटिव था जो IUCN ने चलाया था, सॉरी FAO ने चलाया तो मतलब कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो IUCN चलाता रहता है। तो ये ट्रैफिक भी किसने चलाया है? IUCN ने, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एंड IUCN। अच्छा, IUCN ने ही जब अपना कोई रिजोल्यूशन पास करा था, उसी के बाद साइटेज जो है वो फोर्स में आया था। मतलब साइटेज किसकी देखरेख में आया? जब IUCN ने अपना एक रिजोल्यूशन लॉन्च करा था। IUCN बहुत ही इंपॉर्टेंट NGO है, जिसका UN से कोई भी लेना देना नहीं है ना? इसका UN से कोई लेना देना नहीं है, एक अलग से NGO की तरह की काम करता है। ठीक, ट्रैफिक इज कम्प्लीमेंट्री टू साइटेज। इट्स मिशन इज टू इंश्योर दैट ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नॉट ए थ्रेट टू कंजर्वेशन ऑफ नेचर। एक थ्रेट जो है, ट्रेड जो है वो थ्रेट ना बने, ये इसका वो है। और इन्वेस्टिगेट क्या करता है? वाइल्ड लाइफ ट्रेड को इन्वेस्टिगेट करता है। ड्राइवर्स टू प्रोवाइड द लीडिंग नॉलेज बेस्ड ऑन द ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। सिर्फ सिंपल सी बात याद रखनी है, ट्रैफिक एक NGO है, ये जिसको द्वारा चलाया जाता है IUCN और WWF ने मिलकर के ये बनाया है ट्रैफिक। और ये किसे रेगुलेट करता है? वाइल्ड ट्रेड को रेगुलेट करता है। वाइल्ड ट्रेड सबसे कम से कम जितना होगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। इस रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रैफिक। ट्रैफिक इज अ ब्यूरो अंडर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो हमने पहले देखा भी कि ट्रैफिक किसके अंतर्गत आता है? तो IUCN के अंतर्गत आता है और WWF के अंतर्गत आता है। तो ये वाला स्टेटमेंट हो गया गलत। The mission of traffic is to ensure that trade in wild plants and animals is not a threat to conservation of nature। ये बात बिल्कुल ठीक है। जो मिशन है ट्रैफिक का वो यही है कि जो इनके ट्रेड हो रहा है, ट्रेड को चलने तो कोई बात नहीं, लेकिन उसे एक रेगुलेट वे में करना है ताकि वाइल्ड लाइफ के लिए खतरा ना बने। फिर है कोलिशन अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग, CEWT। अब आपको इसे भी समझ में आ रहा है कि वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग मतलब क्या है, कि वाइल्ड लाइफ ट्रेड को क्या करेंगे? हम रेगुलेट करेंगे।
CAWT। टी फॉर क्या हो जाएगा, इसमें कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन है ट्रैफिक इंटरनेशनल, एक इसमें ऑर्गेनाइजेशन है कंजर्वेशन इंटरनेशनल, ट्रैफिक इंटरनेशनल और कंजर्वेशन इंटरनेशनल। ये दोनों है क्या, ये दोनों है एनजीओ। ट्रैफिक भी क्या था, एक एनजीओ था, IUCN भी क्या है, एक एनजीओ है। क्या इंडिया इसका मेंबर है, तो हाँ CAWT का इंडिया मेंबर है। क्या ट्रैफिक का मेंबर है इंडिया, तो वो कह नहीं सकते, फिलहाल CAWT का तो पक्का इंडिया एक मेंबर है। और इसे लेड कौन करता है, यूएसए बात वैसे ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में अपना एग्रीमेंट नहीं दिखाता है, लेकिन CAWT कैट वाले में यूएसए ने अपना पार्टिसिपेशन दिखाया है और यूएसए ने इसे लेड करा है, साथ ही साथ इंडिया ने इसे ज्वाइन करा है। कई सारे ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि कंजर्वेशन इंटरनेशनल एंड ट्रैफिक इंटरनेशनल इससे जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन CAWT, कंजर्वेशन कोएलिशन अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग, ठीक, कोएलिशन अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग। सेव द टाइगर फंड भी है इसमें, और वो स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन भी है। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि यूएसए लेड है, इंडिया इसका मेंबर है, और कंजर्वेशन इंटरनेशनल, ट्रैफिक इंटरनेशनल इसके पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, कोएलिशन अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रेड के। पॉलिसीज, ये लॉज कंसर्निंग साइटीज इन इंडिया, कौन कौन सी पॉलिसीज हैं रिलेटेड टू साइटीज इन इंडिया, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो हमने लॉन्च करा वो भी साइटीज के उसमें है, साइटीज को देख के हमने करा था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और उसमें कई चीजें हैं साइटीज से रिलेटेड, जो भी साइटीज का डिसीजन आता है वो इसमें अमेंड कर दिया जाता है। जैसे आइवरी ट्रेड वाला जो डिसीजन आया था तो वो हमने इस एक्ट के अंतर्गत रखा ताकि आइवरी ट्रेड पूरी तरीके से रेगुलेट हो, और साइटीज की बात को हमने इम्प्लीमेंट करा था। और कई ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि हमने NTCA और जो अथॉरिटी बनाई थी WCCB, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो 2006 में, वो सिटीज की रिकमेंडेशन पे ही बनाई थी, क्योंकि सिटीज को इम्प्लीमेंट कराना था, सिटीज के लिए कोई अथॉरिटी चाहिए थी, तभी हमने बनाई थी वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एंड NTCA which were established in 2006 by amending this act। फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, इसमें एक्जिम पॉलिसी पढ़ेंगे जो किससे रिलेटेड है, वाइल्ड लाइफ ट्रेड से रिलेटेड है। तो ये भी पॉलिसी इंडिया ने अपनाई है सिटीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, फॉरेन ट्रेड एक्ट है उसमें भी है, और कस्टम एक्ट 1962 जो है ही हमारा, है ना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड जो एक्ट है वो कौन सा है, कस्टम एक्ट 1962। तो इसमें वाइल्ड लाइफ के बारे में भी हमने बहुत सारे प्रोविजंस दे रखे हैं, कस्टम एक्ट में, फॉरेन ट्रेड एक्ट में, और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया में भी हमने कई सारे इसमें क्या दे रखे हैं, प्रोविजन दे रखे हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसमें क्या है, हार्मिंग इंडेंजर्ड स्पीसीज लिस्टेड इन शेड्यूल 1 ऑफ द एक्ट इज प्रोहिबिटेड थ्रू आउट इंडिया, है ना, पूरी इंडिया में आपको प्रोहिबिटेड है। इंडेंजर्ड स्पीसीज अगर कोई है और वो हार्म हो रही है तो पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है, किसमें, शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 1 में जो भी स्पीसीज आती हैं उन्हें आप हार्म भी नहीं कर सकते। फिर शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4 अभी चेंज हो चुका है, क्योंकि 2023 में एक अमेंडमेंट आया था, इसके तहत 1, 2, 3, 4 ये 4 शेड्यूल बचे, है ना। फिफ्थ जो वर्मिन वाला था वो डिलीट हो गया पूरी तरीके से, वो कहीं नहीं रखा गया। 6th में जो प्लांट्स थे वो 3rd में आ गए हैं, प्लांट स्पीसीज इन्हें प्रोटेक्ट करना है। 4th में साइटीज है, 1st में एनिमल्स हैं या स्पीसीज हैं जिन्हें हम पूरी तरीके से प्रोटेक्शन देते हैं, वाली स्पीसीज 1 में आती है। और सेकंड में भी एनिमल स्पीसीज आती है, लेकिन लेस लेवल ऑफ प्रोटेक्शन यहाँ पे हो जाता है। तो वर्मिंग पहले था शेड्यूल 5 में, अब नहीं है, ठीक है। ये वाले भी शेड्यूल 3, 4 इस तरह से नहीं है प्लान। एक्ट प्रोहिबिट्स द ट्रेड इन कल्टीवेशन इन स्पीसीज प्लांट। शेड्यूल 6 फ्रॉम एन एरिया स्पेसिफाइड बाय नोटिफिकेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये लाइसेंसेस
मस्ट टू कल्टिवेट सच प्लांट्स। पहले क्या था, 6 में जो भी प्लांट्स आते थे उनके लिए लाइसेंस लगता था। अगर उन्हें कोई कल्टिवेट करना चाहता है अपने घर पे तो उनके लिए लाइसेंस लगता था। लेकिन अब क्या है, अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी थर्ड में आ गया है, तो अभी भी हो सकता है लाइसेंसिंग सिस्टम हो, लेकिन रूल्स और रेगुलेशन थोड़े से रिलैक्स करे गए हैं। शेड्यूल 6 में अच्छा जो भी साइटिस में जितने भी प्लांट स्पीसीज थे वो भी हमने इस WPA एक्ट में कर रखे हैं। कौन कौन सा था, एक पिक्चर प्लांट था साइटिस में, वो भी हमने इसमें ऐड कर लिया कि हमें उसे प्रिजर्व करना है। और रेड वंडा, ब्लू वंडा, ये सारे प्लांट्स जो साइटिस के थे वो हमने अपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ऐड कर लिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इन स्पीसीज की देखरेख कर सकें, इनको प्रिजर्व कर सकें। अलाउड इन ऑल काइंड ऑफ इम्पोर्टेड एवरी। इम्पोर्टेड एवरी जो एलिफेंट के दांत होते हैं, इम्पोर्टेड एवरी पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है, क्योंकि सबसे पहले कहाँ पे प्रोहिबिटेड हुई थी, साइटिस ने करी थी 1989 में, है ना। अफ्रीकन एलिफेंट्स हो चाहे एशियन एलिफेंट्स हो, एवरी ट्रेड पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था। तो उसी को इम्प्लीमेंट करा हमारे इंडिया ने इस एक्ट में अमेंड करके। फिर उसके बाद द एक्ट हैज अमेंडेड इन 2006 फॉर एस्टैब्लिशिंग द NTCA एंड WCCB विद द स्पेशली बैटिंग। अब ये वाले जो बॉडीज थी, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो सिटीज में काम आती है, और NTCA जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, तो उसे जब एक्ट में ला दिया तो अब वो क्या हो गया, स्टेचुरी बॉडीज बन गई हैं। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एंड NTCA अब ये क्या बन गई है, स्टेचुरी बॉडी बन चुकी हैं। तो इसीलिए मतलब साइटिस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। वैसे हम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी ला सकते थे, लेकिन हमने बोला चलो एक स्टेचुरी बैकिंग के लिए हम इसे WPA एक्ट में ऐड कर देते हैं, अमेंड करके। पॉलिसीज क्या रेगुलेट करती है, कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, तो फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992, इसमें वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, याद रखना है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2014, इसमें भी साइटिस से या एनिमल से रिलेटेड जो चीजें हैं वो सारी इसमें दे रखी हैं। कस्टम एक्ट 1962 में भी वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कुछ चीजें दे रखी हैं, बस ये चीज आपको याद रखनी है बस। कस्टम एक्ट 1962 एंड फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992, इसमें वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड प्रोविजंस भी हैं और साइटिस से रिलेटेड प्रोविजंस भी हैं, इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है। फिर एक एक्सिम पॉलिसी आई थी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इसमें मतलब चेयरमैन थे एक्सिम पॉलिसी के। एक्सिम पॉलिसी ऑफ वाइल्ड एनिमल प्लांट द पार्ट्स, ये किससे रिलेटेड है एक्सिम पॉलिसी, ये वाइल्ड एनिमल से रिलेटेड है, प्लांट से रिलेटेड है, उनके पार्ट से रिलेटेड है। इज अलाउड फॉर द पर्पज ऑफ रिसर्च एंड एक्सचेंज बिटवीन यूज, सब्जेक्टेड टू लाइसेंसिंग बाय DGFP। देखिए साइटिस की प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने मैनेजमेंट अथॉरिटी बना रखी है और साइंटिफिक अथॉरिटी बना रखी है। मैनेजमेंट अथॉरिटी में हमारे यहाँ कौन आ जाता है, डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, वो हो जाता है मैनेजमेंट अथॉरिटी का सबसे नोडल ऑफिसर। फिर उससे नीचे आते हैं वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये क्या करते हैं, ये परमिट देते हैं, किसी को इम्पोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, कोई बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये परमिट आपको देंगे वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो विद स्टेचुरी बैकिंग। फिर साइंटिफिक अथॉरिटी हमने देखी थी साइटिस में, लेकिन अब क्या हुआ कि अगर एक्सिम पॉलिसी आ गई, एक्सिम पॉलिसी ने क्या करा, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड को थोड़ी सी ताकत दे दी कि अगर आपको जू के लिए, रिसर्च वर्क के लिए कोई एनिमल ले जाना है या लाना है तो आप मुझसे परमिशन ले सकते हो, ये आपको अलाउ है ना। आपको कहाँ जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के पास जाने की जरूरत नहीं है, या फिर हो सकता है कि आप वहां जा रहे हो, जैसे डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन तो है ही, और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। एक्सिम पॉलिसी ने ये बोला सिर्फ डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के पास चले जाओ, उससे परमिशन ले लो, लेकिन सिर्फ जू वाली परमिशन कि आपको एनिमल जू के लिए ले जाना है या कोई रिसर्च वर्क के लिए ले जाना है, तभी आप ऐसा कर सकते हो, ये कहती है एक्सिम पॉलिसी। ठीक है, एक्सिम पॉलिसी समझ गए। एक्सिम पॉलिसी के बाद द करेंट पॉलिसी डज नॉट परमिट द कमर्शियल इंपोर्ट ऑफ अफ्रीकन एवरी इन द व्यू ऑफ द बैन इम्पोज्ड बाय साइंटिस्ट। Import of other derivatives of wildlife is restricted and can be made only with the prior permission of DGFT. जो अदर डेरिवेटिव्स ऑफ वाइल्ड लाइफ है वो उनका ट्रेड जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है और सिर्फ DGFT की प्रायर परमिशन से ही हो सकता है। The import of the wild animals as pets is also subject to the provisions of CITES। ये CITES की प्रोविजन से ही होंगे। उसके बाद इन्फोर्समेंट क्या है,
इन्फोर्समेंट कौन करेगी? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, है ना। कंसीडरिंग द सीरियसनेस ऑफ वाइल्ड लाइफ क्राइम एंड द इलीगल ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो वाज क्रिएटेड इन 2007 under the provisions of Wildlife Protection Act 1972. It is generally nodal agency for CITES related enforcement. CITES related enforcement के लिए ये नोडल एजेंसी है, याद रखना। CITES के लिए अपने नोडल एजेंसी कौन सी है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। इस स्टेचुटरी बॉडी अंडर MOEFCC, किसके अंतर्गत आती है? MOEFCC के अंतर्गत आती है। इसके 5 रीजनल ऑफिस हैं, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, जबलपुर। 5 बॉर्डर इस तरह से, ये याद नहीं करना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 मैंडेट्स। अब WPA में इसके लिए क्या कहा गया है? इसका काम क्या होगा? WCCB का, तो इसका काम होगा कलेक्ट एंड इंटेलिजेंस रिलेटेड टू ऑर्गेनाइज वाइल्ड लाइफ क्राइम। अब वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है, तो उसका तो ये काम होगा ही होगा, तो ये चीज याद नहीं करनी होती है। कोई बच्चन बात है। एस्टैब्लिश सेंट्रलाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम डाटा बैंक, ये भी कुछ याद करने वाली बात नहीं। कोऑर्डिनेट एक्शन बाय वेरियस एजेंसीज इन कनेक्शन विद एनफोर्समेंट, ये भी बेकार है। एसेस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉरेन अथॉरिटीज टू फैसिलिटेट, ये भी आप करोगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को असिस्ट करोगे, फॉरेन अथॉरिटीज को असिस्ट करोगे। स्टेट गवर्नमेंट को आप असिस्ट करोगे टू इंश्योर सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ क्राइम। एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन इश्यूज रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ क्राइम, ये इंपॉर्टेंट है कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट को WCCB एडवाइस करती है ऑन द इश्यूज रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ क्राइम। ये एडवाइस कस्टम अथॉरिटीज को भी एडवाइस देती है इन इंस्पेक्शन ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ फ्लोरा एंड फौना एज पर द प्रोविजंस ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, CITES एंड एग्जिम पॉलिसी। तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो क्या करती है? कस्टम अथॉरिटीज जो है वहां पे लगी हुई है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, वो उसे भी एडवाइस करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी एडवाइस करेगी, स्टेट गवर्नमेंट को भी एडवाइस करेगी, सभी को एडवाइस देने का काम ये कर रही है। कौन? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। और ये CITES के इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये एक नोडल एजेंसी है, याद रखना मेरी बात। दिस इज ए नोडल एजेंसी फॉर CITES इम्प्लीमेंटेशन। किसका नाम है? इसका क्या नाम है? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। इसने क्या क्या चलाया है? तो इसने एक क्लीन आर्ट ऑपरेशन चलाया है, ठीक है। तो क्लीन आर्ट ऑपरेशन क्या है? ये जो मैंगूस के हेयर होते हैं, ये मैंगूस होता है नेवला, इसके जो हेयर होते हैं, इसके हेयर निकाल के इससे हेयर ब्रश बनाया जाता है ना। हेयर ब्रश इससे बनाया जाता है मैंगूस के हेयर से निकाल के। तो उसी को रोकने के लिए, इसलिए मैंगूस जो बहुत ज्यादा मतलब हंट करे जा रहे थे, इसलिए तो इस वजह से वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने ऑपरेशन क्लीन आर्ट चलाया, जिसकी वजह से मैंगूस की हंटिंग को रोकना था। ये ऑपरेशन क्लीन आर्ट चलाया उन्होंने, है ना। अब देख सकते हो कितने सारे स्पीसीज जो मारे जाते हैं। 150 किलोग्राम ऑफ मैंगूज के लिए 6000 एनिमल्स को मारा जाता है। ऑल मैंगूज स्पीसीज फाउंड इन इंडिया प्रोटेक्टेड इन शेड्यूल 2 ऑफ WPA। मैंगूज को जो मारा जाता है वो शेड्यूल 2 में, मतलब मैंगूज हैं अपने WPA कौन से आते हैं? शेड्यूल 2 में। मतलब इन्हें मारने पे बहुत ज्यादा आपको पेनल्टी पड़ सकती है, ये प्रोटेक्टेड स्पीसीज में आते हैं, ठीक है। All mangrove species found in India are protected under Schedule 2 of WPA. The species are also covered under CITES Appendix 1 with a complete ban on its commercial trade. ये भी चीज इम्पोर्टेंट है ना। मैंगूज वाली चीज इम्पोर्टेंट है कि जितने भी मैंगूज स्पीसीज हैं, ऑल मैंगूज स्पीसीज, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि बताइए ऑल मैंगूज स्पीसीज आर प्रोटेक्टेड इन CITES Appendix 1, तो बिल्कुल ठीक है, ऑल स्पीसीज जो होगा वो प्रोटेक्टेड होंगे। तो ऑल मैंगूज स्पीसीज जो है प्रोटेक्टेड है अंडर शेड्यूल 2 ऑफ WPA, है ना, और CITES Appendix 1 में। तो ये मैंगूज है, आपको पूछा जा सकता है बताइए ये किस में आता है? तो ये CITES Appendix 1 में आता है ना, CITES Appendix 1 में। और ये शेड्यूल किस में आता है? शेड्यूल होता है 2 में। दिस इज शेड्यूल 2 एंड CITES Appendix 1 मैंगूज। तो ये हाईली प्रोटेक्टेड हो गया। कॉमर्शियल, इंटरनेशनल कॉमर्शियल ट्रेड तो पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड हो गया मैंगूज का, और इससे रिलेटेड जो भी चीजें बिक रही थी वो इंटरनेशनल कॉमर्शियल ट्रेड पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है।
सिर्फ रिसर्च के लिए या कैप्टिव ब्रीडिंग के लिए ले जाना है तो आप ले जा सकते हो। बाकी WPA सेकंड में आ गया तो इसके ऊपर पेनाल्टी भी पड़ेगी। नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाई चॉइस कैंपेन, ये भी इसी ने चलाया है, WCCB ने और UN एनवायरमेंट ने चलाया है टू रेज अवेयरनेस ऑन इलीगल वाइल्ड ट्रेड। नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाई चॉइस कैंपेन। अब आपको लगेगा माइग्रेट वाला है ना, तो हो सकता है CMS ने चलाया, लेकिन CMS ने नहीं चलाया, इसी ने चलाया है नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाई चॉइस। किसने चलाया? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और UN एनवायरमेंट प्रोग्राम। एक UN एनवायरमेंट का ग्लोबल कैंपेन भी है, क्या है? वाइल्ड फॉर लाइफ। इन्होंने बीच में फॉर लगा दिया बस वाइल्ड लाइफ के बीच में, और ये कैंपेन शुरू कर दिया। ठीक है, फेज 1 ऑफ द कैंपेन फीचर, इसमें फेज 1 जो है कैंपेन का, उसमें क्या क्या है? टाइगर, पेंगोलिन, स्टार टॉर्टोइस, टोपेगिको, ये सब कुछ इसमें है। ये सारी स्पीसीज हम पढ़ चुके हैं। अब हम इस पे चर्चा करते हैं। CMS क्या है? कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है। तो कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, CMS इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी। अच्छा, क्या CMS लीगली बाइंडिंग है? तो CMS लीगली बाइंडिंग नहीं है। क्या इंडिया इसका पार्ट था एट इट्स इंसेप्शन? तो हाँ, इंडिया एट इट्स इंसेप्शन इसका पार्ट था। क्या प्राइवेट पार्टिसिपेशन अलाउड है? नहीं, प्राइवेट पार्टिसिपेशन अलाउड नहीं है। किसके लिए है ये? अच्छा, इसका सेक्रेटेरिएट या कौन इसे संभालता है? तो इसे संभालता है UNEP। इसे और भी कुछ कहते हैं, तो हाँ, इसे बॉन कन्वेंशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बॉन कन्वेंशन। UNEP इसे संभालता है। ठीक है, बॉन कन्वेंशन इसे कहा जाता है। ये क्या कवर करता है? ये माइग्रेटरी स्पीसीज को कवर करता है। वो अपेंडिक्स 1 में रखे जाते हैं जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है या एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वो CMS की अपेंडिक्स 1 में रखे जाते हैं। सभी, चाहे टेरेस्ट्रियल हो, चाहे एक्वेटिक हो, चाहे वो एवियन हो, किसी भी तरीके के स्पीसीज को ये प्रोटेक्ट कर सकता है। जो भी माइग्रेटरी है, ज्यादातर माइग्रेटरी वालों को ये कवर करेगा। CMS ग्लोबल कंजर्वेशन लिस्ट अपेंडिक्स 1 में आते हैं। एंड पार्टीज स्टार्ट टुवर्ड स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टिंग दीज एनिमल्स। Migratory species that would significantly benefit from international cooperation are listed in Appendix 2. जो इंटरनेशनल कॉपरेशन से थोड़ा उनकी मदद हो सकती है वो रखी जाती है अपेंडिक्स 2 में, और अपेंडिक्स 1 में रख दिया मतलब सारी पार्टीज अब क्या है, उन्हें कंजर्व करना ही पड़ेगा। उस स्पीसीज को उन्हें कंजर्व करना ही करना है, कहीं भी करेंगे, चाहे वो कैप्टिव ब्रीडिंग कराएं, चाहे नेशनल पार्क खोलें, चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खोलें, लेकिन उन्हें क्या करना है? कंजर्व करना पड़ेगा। ठीक, तो CMS के लिए एक ट्रिक याद रखते हैं, जिसकी जो कॉप हुई थी उसके लिए। तो CMS को टाइम पे, CMS के टाइम पे नाश किया गांधी ने। ये गांधी ने गुजरात में, तो ये गांधीनगर गुजरात में हुई थी। CMS का टाइम पे मतलब टाइम मतलब हो गया कोप 13 लास्ट कब हो जाएगा? 2020 में कन्वेंशन हुई थी। ये इसकी कोई लेटेस्ट कन्वेंशन अभी तक नहीं हुई है 2022 में। बाकी प्रेसिडेंट जब भी 2022 या 2023 में कन्वेंशन होगी तो उसमें प्रेसिडेंट कौन होगा? इंडिया। और 2023 की इसकी कन्वेंशन होने वाली है उज्बेकिस्तान में। ठीक है, उज्बेकिस्तान में। तो कोप 13 कहाँ पे हुई थी? 2020 में गांधीनगर गुजरात में। इंडिया, इसका प्रेसिडेंट है कोप का, 183 ईयर्स। 10 न्यू स्पीसीज वर एडेड टू अपेंडिक्स 1। CMS में 10 न्यू स्पीसीज ऐड करी गई थी इसी कन्वेंशन में, कोप 13 में, और उसमें से 7 जो थी वो अपेंडिक्स 1 में करी गई विद द स्ट्राइकेस्ट प्रोटेक्शन। ऐसी कौन कौन सी स्पीसीज थी? तो एक तो एशियन एलिफेंट इसमें ऐड किया गया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बंगाल फ्लोरिकन, ये इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, बंगाल फ्लोरिकन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है,
उसके बाद लिटिल बस्टर्ड, ये नियर थ्रेटेंड है ना, ये क्या है, नियर थ्रेटेंड है। पोप 13 ऑल्सो अडॉप्टेड द गांधीनगर डिक्लेरेशन। इसमें क्या हुआ था, गांधीनगर डिक्लेरेशन हुई थी। कलम ने डिक्लेरेशन पढ़ी थी, तो हमने कल पढ़ी थी शर्मल शेख डिक्लेरेशन पढ़ी थी। शर्मल शेख डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड थी, शर्मल शेख डिक्लेरेशन थी यूएनसीबीडी से रिलेटेड, ठीक है, यूएनसीबीडी से रिलेटेड थी। फिर एक और हमने डिक्लेरेशन पढ़ी थी, दैट इज सियोल डिक्लेरेशन, वो किस रिलेटेड थी, तो वो थी फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड। एक और हमने पढ़ी थी न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन, ये यूएन क्लाइमेट समिट में हुई थी। और यूएन क्लाइमेट समिट में क्या हुआ था, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन में ये हुई थी यूएन क्लाइमेट समिट में, और इसमें बोला गया कि 350 मिलियन हेक्टेयर वाली जमीन जो है वो हम कंजर्व करेंगे, कब तक, 2030 तक। इंडिया ने इसमें पार्ट लिया था, लेकिन एट इट्स इंसेप्शन ये साइन नहीं करा था। बाद में पेरिस एग्रीमेंट में जब ये बात हुई थी तब इंडिया ने इसे साइन कर दिया था। और इसमें क्या हुई, गांधीनगर डिक्लेरेशन साइन हुई थी। इसमें क्या हुआ, की बात की गई, वही माइग्रेटरी स्पीसीज को बचाएंगे, यही बात की गई बस, गांधीनगर डिक्लेरेशन। अच्छा, ये कोप जो सीएमएस है ये कब इम्प्लीमेंट हुई थी, 1983 में हुई थी, है ना। सेंट्रल एशियन मैमल्स इनिशिएटिव, ये किसने चलाया, तो सेंट्रल एशियन मैमल्स इनिशिएटिव, द सीएमएस, ये सीएमएस ने चलाया है। ये 15 माइग्रेटरी मैमल स्पीसीज पे वर्क करती है एंड हैबिटेड इन सेंट्रल एशिया। CMI वर्किंग ग्रुप इज approved for this incorporated IUCN Save Our Species Central Asia Initiative as a possible funding mechanism for conservation of the heat-ridden migratory species. सेंट्रल एशियन मैमल्स इनिशिएटिव ये CMS ने ही चलाया है, ठीक है। और इससे फंडिंग कहां से मिलेगी, IUCN की सेव ओवर स्पीसीज सेंट्रल एशिया इनिशिएटिव। IUCN भी एक सेंट्रल एशिया इनिशिएटिव चला रहा है स्पीसीज को सेव करने वाला, तो वहीं से इसे फंडिंग मिलेगी CMS को, है ना, वहीं से इसे फंडिंग मिलेगी। कौन कौन से मेजर एनिमल्स हैं इसमें, तो वाइल्ड याक है जो वल्नरेबल है एक्साई चीन की, ये भी इसमें है, आप देख सकते हो। हाँ, ये आपसे पूछा जा सकता है, बताइए कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का ओरिजिन कहाँ है, मतलब ये कहाँ पे से शुरुआत हुई थी, ये कहाँ की नेटिव है, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट यानी इंडिया की ही ये पैदाइश है, इसकी पैदाइश है इंडिया की। आपको लगेगा ये माइग्रेटरी स्पीसीज है, तो हो सकता है कहीं से उड़ के आई हो, लेकिन नहीं, ये इंडिया की ही थी और इंडिया में ही इस समय अभी पाई जा रही है। राजस्थान में थार डेजर्ट में इनका नेचुरल हैबिटेट है, और वहीं पे शायद एक नेशनल पार्क है कोई, राजस्थान में कौन सा नेशनल पार्क है, डिजर्ट नेशनल पार्क, वहीं पे पाई जाती है। बंगाल फ्लोरिकन ओरिजिन कंट्री, बंगाल फ्लोरिकन भी कहाँ की है, ये इंडिया की है। और कहाँ की पाई जाती है, नेटिव कंबोडिया वियतनाम, इंडिया कंबोडिया वियतनाम में आपको मिल जाएगी बंगाल फ्लोरिकन। ये डाउन टू अर्थ का एक आर्टिकल है बस्टर्ड स्पीसीज को लेके। बंगाल फ्लोरिकन से रिलेटेड एक आर्टिकल है डाउन टू अर्थ का, ठीक है, इसे भी देख लेंगे। तो अभी ये पाया गया है IUCN, ठीक है, IUCN का एक बस्टर्ड स्पेशलिस्ट ग्रुप है। तो उन्होंने अभी असम गवर्नमेंट को लिखा है किसके बारे में, कोकिलबारी एक सीड फॉर्म है। ये जैसे मान लीजिए मनस नेशनल पार्क है, ठीक, इस मनस नेशनल पार्क में क्या है, बंगाल फ्लोरिकन है। बंगाल फ्लोरिकन यहाँ पे प्रोटेक्टेड है। इसके बाहर में यहाँ पे क्या है, नेशनल पार्क जब खत्म हो गया तो उसके यहाँ पे ये बाउंड्री किसकी है, कोकिलबारी सीड फॉर्म की है, इसकी कोकिलबारी सीड फॉर्म की। इस कोकिलबारी सीड फॉर्म में क्या हुआ, इस कोकिलबारी सीड फॉर्म में ये बंगाल फ्लोरिकन उड़ करके आ जाती है अंदर, ठीक।
बंगाल फ्लोरिकन ये माइनस नेशनल पार्क से उड़ के यहाँ पे चली जाती हैं। यहाँ पे अपने आराम से खाती पीती हैं और फिर लौट के यहीं आ जाती हैं। तो अभी तक इनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि कोकिलबारी सीड फार्म में ज़्यादा लोग नहीं है, ज़्यादा हैबिटेशन नहीं है, और है भी तो वो इस तरह से ट्राइबल ग्रुप वहाँ पे रह रहे हैं जो कि इन्हें प्रिजर्व कर सकते हैं, इन्हें कोई भी हानि नहीं पहुँचाते, मतलब पीसफुली दोनों एक साथ रह रहे हैं, बंगाल फ्लोरिकन और ट्राइबल पीपल। अब IUCN की बस्टर्ड स्पेशलिस्ट ग्रुप है, उसने यहाँ पे क्या पाया, ये जो कोकिलबारी सीड फार्म है इसे ये डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, इसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री ला रहे हैं कुछ भी, मतलब फिलहाल ये ऐसे फार्म एरिया तो नहीं रह जाएगा, इस तरह से फार्म एरिया है ये कोकिलबारी, ठीक है, सीड फार्म। आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारी ये छोटी छोटी बंगाल फ्लोरिकन आपको दिख रही है, तो इस तरह से ये नहीं रह जाएगा। अब यहाँ पे कुछ बनाने की बात हो रही थी, तो उन्होंने असम गवर्नमेंट के जो इस समय चीफ मिनिस्टर हैं, क्या नाम उनका, हेमंत बिस्वा शर्मा, तो उन्हें एक लेटर लिखा कि आप कोकिलबारी सीड फार्म को मत इस तरह से डेवलप कराइए, क्योंकि वहां पे बंगाल फ्लोरिकन क्या है उड़ करके आ जाती है। लैंड यूज चेंज एट द साइट विच हाउस 25 बंगाल फ्लोरिकन यहाँ पे रहती है, पोजेस थ्रेट टू क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड। ये बंगाल फ्लोरिकन का स्टेटस क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, किसके हिसाब से, IUCN के हिसाब से क्या है इसका स्टेटस, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ये किस में आती है, WPA 1 में, CITES 1 में, CMS 1 में, बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टेड है। आप देख सकते हो CMS ने भी इन्हें ऐड किया था, CITES ने भी इन्हें अपेंडिक्स 1 में करा है, WPA में भी 1 में है, मतलब इनका इंटरनल ट्रेड भी बैंड है पूरी तरीके से, हार्म भी इन्हें कोई नहीं पहुंचा सकता। CITES में इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रेड पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है। CMS यानी मैग्नेटरी स्पीसीज के लिए एक प्रोग्राम चला जा रहा है। तो इसमें कहा गया ये फॉर्म को इसमें किस में बदल लेते, यूनिवर्सिटी कैंपस में बदल लेते, ठीक है, अच्छी बात है, यूनिवर्सिटी कैंपस में आप उसे बदल दो। वी सपोर्ट मूव टू इम्प्रूव हायर एजुकेशन, है ना, हायर एजुकेशन में आप कर रहे हो, बढ़िया बात है, यूनिवर्सिटी आप वहां भी बना रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आपको और अब उनके बारे में भी सोचना चाहिए, बंगाल फ्लोरिकन के बारे में, ये जो बर्ड है अभी जाएगी कहाँ, है ना, आप उड़ के जाती है कोकिलबारी सीड फार्म में। There are other sites that can be developed without committing irreversible environment damage at Kokilbari is added. Kokilbari seed farm is only 9 square kilometer in area, about 1/3 of the size of Manas, but 25 फ्लोरिकन वहाँ पे है नहीं। वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक इस तरह से ये सारी बातें हुई, और ये बोला गया कि यूनिवर्सिटी आप बना रहे हो, ये गलत बात है, यूनिवर्सिटी आप कहीं कहीं बना सकते हो, बट अब देख सकते हो इसमें से 150 इंडिविजुअल्स ही रह गए हैं सिर्फ इनके, और 75 किसमें, मानस नेशनल पार्क में है, और कोकिलबारी सीड फार्म में कितने हैं, सिर्फ 25 रह गए हैं। स्पीसीज इज फाउंड इन वेरी स्मॉल नंबर्स इन इंडिया एंड कंबोडिया। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, इंडिया, कंबोडिया, वियतनाम, तीन ही जगह ये नेटिव है ना। चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के लिखा है उन्होंने लेटर, ये सब वैसा है। फार्मर जो वहां पे रह रहे हैं, ट्राइबल पीपल रह रहे हैं, वो तो उन्हें हार्म करते नहीं है, तो उन्हें तो रहने दिया जाता है बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए। लेकिन आप यूनिवर्सिटी वहां पे खोलोगे तो दिक्कत हो जाएगी, यही सब इसमें लिख सकता है। अच्छा, एशियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। इसके ईयर्स आर स्मॉलर, मोर राउंडेड एंड डू नॉट कवर द शोल्डर। इसके एशियन एलिफेंट में, एशियन एलिफेंट के कान देखो कितने छोटे से होते हैं, और इसके कान होते हैं बड़े, अफ्रीकन एलिफेंट में, है ना। हेड इज डबल डोम विद 2 हॉर्न। हेड इसकी किस तरह से होती है, एशियन की इस तरह से आप देख सकते हो, डबल डम्प होता है, ऐसे करके होती है इसकी हेड, हाँ, डबल डम्प। इसमें क्या होगा, सिर्फ एक ही डम्प होगा इस तरह से। ट्रंक हैज 1 फिंगर और लोब ऑफ लेफ्ट और ब्रेस्टिंग। ट्रंक में सिर्फ एक ही फिंगर है इसके, और इसके ट्रंक में देखो, इसके ट्रंक में 2 फिंगर होती है। 2 फिंगर मतलब इस तरह से ये ऐसे, ये खींचने के लिए अंदर, और इसमें क्या होगा, सिर्फ एक ही ऐसे करके फिंगर निकली होगी,
बैक फीट हैव 4 toenails showing। बैक फीट में, पीछे वाले फीट में क्या होता है, 4 नेल्स होते हैं, 1 2 3 और 4 है पीछे होगा। इसमें क्या होगा, देखो इसमें ईयर में देख लिया और ये क्या कहते हैं हेड में देख लिया, क्या डिफरेंस है दोनों में, ईयर में, हेड में, ट्रंक में इसकी होती है 2 फिंगर, इसमें होती है 1। इसके हेड में तो क्या कहते हैं डोम होते हैं, इसके हेड में एक ही डोम होता है। इसके ईयर्स होते हैं बड़े, इसके ईयर्स होते हैं छोटे। बैक फीट इसमें होते हैं 4 toenails होते हैं, इसके बैक फीट में 3 toenails होते हैं। बैक फीट में आप देखोगे यहाँ पे 1 2 3 बस। हाइट इज टॉलेस्ट एट द आर्क ऑफ द बैक। ये पीछे है इसका हिस्सा, यहाँ पे इसकी हाइट टॉलेस्ट होती है, मतलब सबसे ऊंचाई वहां से होता है। ठीक है, ऐसे है हाथी, ये इसका हेड हो गया और ये इस तरह से यहाँ पे ये पीछे होगा इसका, ये इसका सबसे लंबा पोर्शन होता है। इसका क्या होता है, हॉट इज टॉलेस्ट एट द शोल्डर। इसकी शोल्डर पे होता है इस तरह से, यहाँ पे शोल्डर पे सबसे ज्यादा टॉलेस्ट होता है। वेट 11,000 से कम होता है, आईजी से कम। इसका वेट 13,000 से ज्यादा होता है। वेट इसका ज्यादा है क्योंकि इसके कान बड़े हैं तो इसका वेट भी ज्यादा है। ठीक है, इसके कान छोटे हैं तो इसका वेट भी छोटा है। हेड पे इसके 2 इस तरह से डोम होंगे, इसका एक ही डोम होगा हेड पे। ट्रंक में इसके 2 फिंगर, इसका 1 फिंगर ट्रंक में। टोनेल्स में इसके 3 होंगे अफ्रीकन एलिफेंट के, इसका होगा 4। ज्यादा चीजें किसके पास है, ट्रंक में ये जीत गया अफ्रीकन एलिफेंट, इसके पास 2 फिंगर है। और हेड पे ये जीत गया एशियन एलिफेंट, इसके पास 2 डोम है ना, हेड और ट्रंक, ये दोनों आपस में कर रहे हैं तो अभी रिजल्ट क्या है, बराबर है दोनों। इसके 4 टोनेल्स हैं, इसके 3 टोनेल्स हैं, इसका 1 पॉइंट हो गया ज्यादा। हाइट इज टॉलेस्ट एट द आर्क ऑफ द बैक, ये कुछ नहीं होता है। वेट इज लेस, वेट इसका लेस है। ठीक है, ईयर तो ये 0 0 मतलब बराबर ही कैरेक्टरिस्टिक्स है लगभग, किसी कोई ज्यादा नहीं है। अभी एस्ट्रोलेपर्ड, बंडलेविन, हिमालयस, एशियाटिक वाइल्ड्स, रन ऑफ कच्छ, ये सारे इसमें ऐड किए गए थे। अभी जो कंजर्वेशन वो चला जा रहा है प्रोग्राम CMS का कौन सा है, CMS का जो सेंट्रल एशियन इनिशिएटिव है फॉर कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ, तो उसमें ये सारे हैं। नेशनल लेपर्ड है, ठीक है, एशियाटिक वाइल्ड है, चीता, साइगा एंटीलोप है, वाइट और ये कैमल है, माउंटेन शीप है, चिंकारा या इंडियन गैजल है, लियोपोल्ड है, तिब्बतियन गैजल है। इन सब के बारे में बाद में स्टडी करेंगे। IUCN स्टेटस या IUCN के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें इंटरनेशनल लिखा हुआ है। इंटरनेशनल जब भी लिखा हुआ होता है तो वो क्या होता है, एक NGO होता है। IUCN अपनी एक रेड डाटा बुक अपनी पब्लिश करता है और एक रेड लिस्ट बनाता है। उस रेड लिस्ट में जो बिल्कुल खत्म होने की कगार पे आ गए उन्हें वो अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करता है। कोई क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कोई इंडेंजर्ड है, ठीक है, कोई वल्नरेबल है, कोई एक्सटिंक्ट है। तो उनका क्या किस तरह से लेवल है, तो सबसे पहले है डाटा विद लीस्ट कंसर्न, मतलब अब इनकी बहुत सारी स्पीसीज हैं, आराम से जितना चाहो उन्हें मार सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली। ये होगी लीस्ट कंसर्न। फिर आती है नियर थ्रेटेंड। अच्छा, थोड़ा सा खतरा है, लाइकली टू बिकम इंडेंजर्ड इन द नियर फ्यूचर। इंडेंजर्ड हो सकती है ये नियर थ्रेटेंड वाली इन द नियर फ्यूचर, तो इसलिए बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इसे, नियर थ्रेटेंड, क्योंकि नियर और नियर समझिए, नियर फ्यूचर में इंडेंजर्ड हो सकती है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं नियर थ्रेटेंड। ये है वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब हाई रिस्क ऑफ इंडेंजर्डमेंट इन द वाइल्ड, इसके पास हाई रिस्क है। नियर थ्रेटेंड क्या था, नियर फ्यूचर में इंडेंजर्ड हो सकती है। वल्नरेबल का इंडेंजर होने का बहुत ज्यादा खतरा है, हाई रिस्क है, मतलब सबसे ज्यादा ये हो ही सकती है। इंडेंजर्ड मतलब इंडेंजर हो ही चुकी है ना। हाई रिस्क, अब इनका एक्सटिंक्शन का रिस्क ज्यादा है।
इंडेंजर्ड के बाद अब क्या होगा, अब वो एक्सटिंक्ट होने की कगार में होंगे, तो एक्सटिंक्ट होने का रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है इंडेंजर्ड में, है ना। वल्नरेबल बनने के बाद इंडेंजर्ड, और इंडेंजर्ड के बाद भी आता है फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड के बाद क्या आएगा, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्ट होने का अब बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली हाई रिस्क हो चुका है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड में बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने की कगार पे ही है, सबसे ज्यादा हाई रिस्क है। इंडेंजर्ड में क्या था, रिस्क था लेकिन इतना हाई रिस्क नहीं था एक्सटिंक्ट होने का, है ना। फिर एक्सटिंक्ट हो चुकी वो ईडब्ल्यू कहते हैं, एक्सटिंक्ट पूरी तरीके से हो चुकी है, कहीं नहीं दिख रही, तो उसे हम कहते हैं कोई मतलब एनिमल्स बचाए नहीं है, जैसे इसका डायनासोर वो हो गया एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, मतलब वाइल्ड में नहीं है लेकिन कैप्टिव ब्रीडिंग करा के या फिर अभी थोड़ी सी स्पीसीज उसकी बची हुई है ना। तो ये सारी बातें इसमें हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले देखा लीस्ट कंसर्न, कोई दिक्कत नहीं, जितना चाहो उतना मार लो, कोई दिक्कत नहीं है। नियर थ्रेटन, नियर थ्रेटन मतलब लाइकली टू बी इंडेंजर्ड इन द नियर फ्यूचर, वो नियर थ्रेटन हो गई। नियर थ्रेटन के बाद कौन सी आती है, इंडेंजर्ड, है ना। इंडेंजर्ड के बाद, इंडेंजर्ड का मतलब क्या है, लाइकली टू बी एक्सटिंक्ट इन द, मतलब इनके रिस्क हैं एक्सटिंक्ट होने के। फिर आती है क्रिटिकल इंडेंजर्ड, सॉरी लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न के बाद एक चीज आती है नियर थ्रेटन, और नियर थ्रेटन के बाद आती है वल्नरेबल, है ना। वल्नरेबल, वल्नरेबल में क्या है, इंडेंजर होने का खतरा होता है। इंडेंजर्ड अगर हो गई, वल्नरेबल के बाद इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड अगर हो गई तो फिर क्या है, तो एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है लेकिन रिस्क रहता है, सिर्फ हाई रिस्क नहीं रहता। फिर आता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, अब एक्सीडेंट होने का बहुत ही ज्यादा रिस्क है, हाई रिस्क है। तो वो कौन सी हो गई, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्रिटिकली इंडेंजर्ड के बाद एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड, फिर आती है एक्सीडेंट, पूरी तरीके से खत्म स्पीसीज डायनासोर वाली, है ना। तो इस तरह से इनका लेवल है, क्या है, सबसे पहले बोलिए लीस्ट कंसर्न, देन लीस्ट कंसर्न के बाद क्या है, नियर थ्रेटन, उसके बाद वल्नरेबल, उसके बाद इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड के बाद क्रिटिकली इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड के बाद एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, एंड एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड के बाद एक्सटिंक्ट। अब देख सकते हो लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटन, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड एंड एक्सटिंक्ट। तो ये लिस्ट तैयार करता है कौन, IUCN। और वर्ल्ड वाइड हर जगह ये मानी जाती है, जो भी ये अपनी डाटा बुक में लिख देता है या रेड लिस्ट में लिख देता है वो चीज मानी जाती है। अगर इसने लिख दिया कि हाँ ये स्पीसीज एक्सटिंक्ट है तो इसका मतलब वो एक्सटिंक्ट है। IUCN क्या है, देख लीजिए आप, इंटरनेशनल NGO है। क्या है, इंटरनेशनल NGO वर्किंग इन द फील्ड ऑफ नेचर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। IUCN के हेडक्वार्टर कहाँ है, उसका जो हेडक्वार्टर है वो है ग्लैंड, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, यहाँ पे है IUCN का हेडक्वार्टर। अब देखो यूपीएससी ज्यादातर यूरोपीय पीसेस में ये पूछा जा सकता है कि IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मतलब अब ये क्वेश्चन आने लगे, पहले नहीं आते थे लेकिन अभी बिल्कुल पूछा सकता है कि IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आप बोलोगे ग्लैंड में है, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। देखिए आपकी आयु जो है, आयु कैन, आयु आपकी बढ़ सकती है, आयु कैन बढ़ सकती है, कब, जब आपकी ग्लैंड थोड़ी सही होगी, तो आपको ग्लैंड जो है बहुत बढ़िया रखनी है, स्वीट ग्लैंड रखनी है आपके पास, ठीक है। आपकी जो ग्लैंड है मतलब अंदर जो आते हैं तो बहुत ही ज्यादा कैसी होनी चाहिए, स्वीट होनी चाहिए, तभी आपकी आयु बढ़ सकती है। आयु कैन इंक्रीज इफ यू हैव ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड, यानी ग्लैंड इन स्विट्जरलैंड, इसका हेडक्वार्टर IUCN का, मतलब IUCN का। IUCN किसमें इन्वॉल्व है, रिसर्च में भी है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लेगा कि IUCN के रिसर्च वर्क भी करता है, तो बिल्कुल करता है, IUCN रिसर्च वर्क भी करता है, फील्ड प्रोजेक्ट, एडवोकेसी, लॉबिंग, एजुकेशन, सब कुछ करता है। ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट नोन फॉर कंपाइलिंग एंड पब्लिशिंग द IUCN रेड लिस्ट। अभी IUCN रेड लिस्ट बनाता है, इसमें देखता है कि कौन सा एनिमल इंडेंजर्ड है, कौन सा क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, तो उसके लिए रिसर्च वर्क तो करना पड़ेगा।
बिना रिसर्च वर्क के ये चीज नहीं हो सकती, है ना। बिना रिसर्च वर्क के ये IUCN रेड लिस्ट में ये बनाता है कि कौन लीस्ट कंसर्न में आएगा, कौन नियर थ्रेटेड में आएगा, कौन वल्नरेबल है, कौन इंडेंजर्ड है, कौन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो ये कैसे पता चलेगा? ये सिर्फ रिसर्च करके ही पता चल सकता है। विच एसेस द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ स्पीसीज वर्ल्ड वाइड। IUCN रेड लिस्ट और रेड डाटा बुक के बारे में पढ़ लेते हैं। IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेड स्पीसीज founded in 1964 is the world's most comprehensive inventory of global conservation status of biological species. When discussing the IUCN Red List, official term threatened is grouping of 3 categories: critically endangered, endangered, and vulnerable. ठीक है, जब आप इसकी बात करते हो, थ्रेटेंड की बात करते हो, मतलब स्पीसीज क्या है? थ्रेटेंड है। तो उसमें कौन कौन सी कैटेगरी की स्पीसीज आ जाती है? इंडेंजर्ड वाली, क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाली, एंड एक और स्पीसीज उसमें आ जाती है और उसका नाम है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, एंड एक स्पीसीज और है वो है वल्नरेबल। ठीक है, इंडेंजर्ड हो गया, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गया, एंड वल्नरेबल। एक्सनेट EW इस तरह से ये वाली थ्रेटेंड स्पीसीज होती है ना। ये वाली जो स्पीसीज है वो क्या कहलाती है? थ्रेटेंड। CRENBO वाली ये कहलाती है थ्रेटेंड, जिसे हम कहते हैं एक्सनेट। और ये सब लोअर रिस्क में आ जाती है। एंटी वाली हो गई, LC हो गई, ये तो क्या है? ये लोअर रिस्क है, इसका ज्यादा रिस्क नहीं है। ये थ्रेटेंड में आ गई। इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एंड वल्नरेबल, इसमें आ गई थ्रेटेंड। द पिंक पेजेस क्रिटिकली इंडेंजर्ड को दिखाते हैं। ग्रीन पेजेस जो पहले इंडेंजर्ड थे लेकिन अब थोड़ा सा रिकवर हो चुके हैं, वो ग्रीन पेजेस हैं। क्रिटिकली इंडेंजर्ड CR। कैसे कहेंगे हम एक स्पीसीज अगर कोई क्रिटिकली इंडेंजर्ड है तो हम उसे कैसे बताएंगे? अगर 10 साल में उसकी 90% से ज्यादा पॉपुलेशन क्या हो गई है? खत्म हो गई है। पॉपुलेशन साइज लेस देन 50 मैच्योर इंडिविजुअल्स। ठीक है, पॉपुलेशन साइज कितना रह गया है? 50 से कम रह गया है। नॉट अप्लाइड स्ट्रिक्टली मैनी CR स्पीसीज पॉपुलेशन ग्रेटर देन 50। मतलब ये ज्यादा अप्लाई नहीं होता, ये वाला रूल जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लिख रखा है इसने कि उसकी स्पीसीज कितनी रह गई है? 50 से क्या रह गई है? कम रह गई है। स्पीसीज जो है वो रह गई है 50 से कम। 90% पॉपुलेशन क्या हो गई? उसकी डिक्लाइन हो गई है इन 10 ईयर्स। तब क्या बोलोगे? उसे बोलोगे क्रिटिकली इंडेंजर्ड। मतलब हम 10 साल उसका 90% पॉपुलेशन खत्म होने का इंतजार करें, उसके बाद हम उसे किस में करें? क्रिटिकली इंडेंजर्ड में कर दें। पहले ही ना प्रोटेक्ट कर लें, बहुत ज्यादा अच्छा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड इज एटलीस्ट 50% इन द 10 ईयर्स। प्रोबेबिलिटी कितनी है एक्सटिंक्ट होने की? एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 10 साल में 50% प्रोबेबिलिटी है कि 10 साल अगर इसे और दिए तो 50% प्रोबेबिलिटी है कि ये हो जाएगी एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। तो ऐसे स्पीसीज को क्या रखा जाता है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाली श्रेणी में रखा जाता है। 90% पॉपुलेशन डिक्लाइन इन 10 ईयर्स, लेस देन 50 इंडिविजुअल्स हैव लेफ्ट, एंड 50% प्रोबेबिलिटी है कि ये पक्का क्या होगा? 50% प्रोबेबिलिटी है आपके पास। कितनी? 50% प्रोबेबिलिटी है कि 10 साल के अंतर्गत क्या होगा? 50% प्रोबेबिलिटी है 10 साल के अंतर्गत ये एक्सीडेंट इन द वाइल्ड हो जाएगी। हाँ? अब आती है रेड डाटा बुक पब्लिश बाय द इंटरनेशनल IUCN कंटेंट्स लिस्ट ऑफ। जो रेड डाटा बुक है उसमें कौन कौन सी जैसे चीजें हैं रेड डाटा बुक में? तो क्या एंडेमिक प्लांट एनिमल स्पीसीज प्रेजेंट इन द बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात क्यों कर रहा है? ऐसी कोई चीज में नहीं जाती। थ्रेटेंड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज थ्रेटेंड कौन सी होती है? वल्नरेबल, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड वाली ये भी है। प्रोटेक्टेड साइट फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन वेरियस कंट्रीज। प्रोटेक्टेड साइट जैसे नेशनल पार्क वगैरह थोड़ी ना दिए होंगे उसमें, ये भी गलत है। तो 2 ओनली इसका राइट आंसर हो गया। IUCN एक NGO है, ये रेड डाटा बुक पब्लिश करता है। उसमें थ्रेटेंड स्पीसीज की लिस्ट होती है। थ्रेटेंड स्पीसीज मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल। क्रिटिकली इंडेंजर्ड का क्या क्राइटेरिया हमने देख लिया। अब आते हैं बर्ड लाइफ इंटरनेशनल में। देखो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल में भी इंटरनेशनल आ गया।
मतलब क्या होगा ये होगा NGO। NGO ये किसके साथ काम करता है? ये वर्ल्ड को कंजर्व करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, वर्ल्ड लिखा है, तो जाहिर सी बात है किसके लिए होगा, वर्ल्ड के लिए होगा, इसमें तो कुछ नहीं था। देयर हैबिटेट ग्लोबल बायोस्फीयर वर्किंग विद पीपल सस्टेनेबिलिटी इन द नेचुरल रिसोर्सेज। याद रखना है वर्ल्ड के लिए है, NGO है, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। हमारा एक वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल बचा है, और कुछ हमारे पास, अच्छा ये स्पीसीज पढ़ने को बची है, फिर हमारा ये खत्म हो जाएगा आज का लेक्चर। तो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल देख लेते हैं। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल इज द ऑफिशियल रेड लिस्ट अथॉरिटी फॉर बर्ड्स इन द IUCN। IUCN में जो रेड लिस्ट बनाता है, IUCN के अंतर्गत जो वर्ल्ड की रेड लिस्ट बनाता है ना, वर्ल्ड की जो रेड लिस्ट बनाता है वो कौन है? वो है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। वो कौन है? वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल है, ऑफिशियल रेड लिस्ट अथॉरिटी है ये IUCN के लिए। इट आइडेंटिफाई द साइट नोन एज इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज। अच्छा इसका काम एक और भी है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल का, क्या है कि ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया को नोटिस करता है। जो भी इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है, ये जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एरियाज है या इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है, इसे ये रिकॉग्नाइज करेगा। which holds significant number of one or more threatened bird species or a exceptionally large number of migratory birds। इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया कौन सा हो गया? जहाँ पे ज्यादातर बर्ड्स मिलेंगी आपको, या बहुत ज्यादा जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड्स हैं वो अगर वहाँ पे मिलेंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे? इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया कहेंगे, या उन्हें बायोडाइवर्सिटी एरिया हम उन्हें कहेंगे। There are 13,000 plus IBS worldwide। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इज अ वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल पार्टनर फ्रॉम इंडिया। ठीक है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ये क्या है? ये इसका पार्टनर है फ्रॉम द इंडिया, इंटरनेशनल पार्टनर है ये बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। किसका पार्टनर है? ये है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल का पार्टनर। इन्होंने कितने अभी तक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया नोटिस कर लिए हैं? तो 554 इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया इन्होंने नोटिस करेंगे। फिर से एक क्वेश्चन देखते हैं वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल में क्या पूछा है? ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये ग्लोबल पार्टनरशिप है कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन की हो सकती है। द कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एस्पेक्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, ये गलत है। बायोडाइवर्सिटी एस्पेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से निकला है, ऐसा नहीं है। It identifies the site known या referred to as important bird and biodiversity area। हाँ तो ये ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एरिया या important bird area यही आइडेंटिफाई करती है, और रेड लिस्ट भी आइडेंटिफाई करती है फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, ऑफिशियल रेड लिस्ट अथॉरिटी है फॉर द IUCN इन क्लासिफाइंग द वर्ल्ड। 2 गलत हो गया हमारा, 2 वाला ये गलत हो गया। अब 1 और 3 और 1 तो ठीक ही हो गया है ना। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन हैं ग्लोबली, उनका क्या है? उनका एक ग्लोबल पार्टनरशिप है। जैसे वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल ये भी कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी पार्टनरशिप है उसमें, इसमें वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के अंतर्गत क्या है? अभी हमने देखा था BNHS, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, तो ये भी इसका एक पार्टनर है। ये बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी करता क्या है? ये भी हमने ऊपर देखा था, इसका एक पार्टनर है बस, है ना। इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया वगैरह आइडेंटिफाई करने में इसकी मदद करता है। तो ये कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, अब वो इसका एक पार्टनर है। तो हम ऐसे बात कह सकते हैं कि ग्लोबल जितने भी कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है उनकी ग्लोबल पार्टनरशिप है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। अब ये जो अभी तक हमने जो भी पढ़े एनिमल्स, उनका हम एक बार रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं
हाँ, UNFCCC COP27 के जितने भी एनिमल्स हैं इनकी चर्चा हुई थी किसमें, इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रेड में, IWT इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रेड में जिनकी चर्चा हुई थी उन्हें देख लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पेंगुलिन। पेंगुलिन की वहां पे चर्चा हुई थी। पेंगुलिन का आइसोलेशन स्टेटस क्या है, तो ये है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, है ना, ये है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ये क्या है, नॉक्टर्नल है, बिल्कुल ये नॉक्टर्नल है। खाते क्या है, ये है कार्निवोरस, ज्यादातर ये टर्माइट्स खाते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं, ठीक है, टर्माइट्स प्लस इंसेक्ट्स। नॉक्टर्नल है। साइटिस में ये किसमें आते हैं, वन में आते हैं, है ना, और WPA में किसमें आएंगे, ये WPA में भी वन में आते हैं। देख सकते हो आप, साइटिस में ये वन में आते हैं। इंडियन पेंगुलिन वल्नरेबल है, चाइनीज पेंगुलिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। WPA देख सकते हैं वन में आ रहे हैं, है ना। कार्निवोरस है, इंसेक्टिवोरस है। अपर स्केल जो बना होता है, हाँ, इनका कैरेटिन से बना होता है। जो इनका अपर स्केल मैंने दिखाया था आपको, वो किससे बना होता है, कैरेटिन से। कैरेटिन जो अपने नेल्स में जो केमिकल पाया जाता है वही होता है कैरेटिन। पेंगुलिन के बाद अब बात करते हैं व्हाइट राइनोसोरस की, जो कि नियर थ्रेटेंड है। क्या है, नियर थ्रेटेंड। तो इसे तो WPA में रखा नहीं जाएगा, नियर थ्रेटेंड है तो हम क्यों रखेंगे। वैसे भी साउथ अफ्रीका का है। साइटिस की भी अपेंडिक्स 2 में आता है, बस इतनी बात याद रखनी है। साइटिस की अपेंडिक्स 2 में आता है, ठीक। अफ्रीकन एलिफेंट जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, अफ्रीकन एलिफेंट, इसे देख लेते हैं। अब इनमें डिफरेंस भी देखा था अफ्रीकन एलिफेंट और एशियन एलिफेंट में। एक डिफरेंस और भी है कि अफ्रीकन एलिफेंट की बात किसमें हुई थी, COP27 UNFCCC में। और एशियन एलिफेंट की बात कहाँ हुई, एशियन एलिफेंट की बात हुई थी अभी CMS की COP13 में, ठीक है, CMS की COP13 में। अफ्रीकन एलिफेंट क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। साइटिस में कितना आता है, साइटिस में आता है 1 में। WPA में कितना आएगा, WPA में मेरे ख्याल से 1 में आता है। ये क्या होता है, ये होता है हर्बीवोरस, यानी ये सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स ही खाता है, ठीक। अफ्रीकन एलिफेंट की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं साइटिस। साइटिस की जो लेटेस्ट वाली जो कन्वेंशन थी कौन सी थी, पनामा वाली, कौन सी थी, पनामा थी COP19। टर्टल शिप चला था इसमें, 2 टर्टल इसमें आए थे, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाले। इससे पहले जो COP हुई थी साइटिस की COP, साइटिस की इससे पहले जो COP हुई थी वो हुई थी COP18। उसमें क्या थे, 2 ऑटर थे और 1 टॉर्टोइज था, हाँ, और ये सभी क्रिटिकली इंडेंजर्ड थे। कौन कौन से, स्टार टॉर्टोइज वल्नरेबल, वल्नरेबल थे। स्मॉल ग्लॉट ऑटर वल्नरेबल, क्योंकि हमने इस तरह से याद रखा था कि टीवी कौन देख रहे थे, जीनी की अब्बा, और जीनी की अब्बा मतलब माँ से वो वल्नरेबल, ये तीनों होते वल्नरेबल, है ना। स्टार टॉर्टोइज वल्नरेबल, स्मॉल ग्लॉट ऑटर वल्नरेबल, स्मूथ फुटेड ऑटर वल्नरेबल। ये था। इंडियन हॉस्पिटल की बात बात करेंगे। एक स्टूडेंट में देखे साइटिस की COP18 में। स्टार टॉर्टोइज के बारे में बात कर लेते हैं। ये हर्बीवोरस है, ये साइटिस के अपेंडिक्स 1 में है, और WPA के ये 4th में है। स्टार टॉर्टोइज
ये WPA शेड्यूल 4 में है ना, हर्बीवोरस तो है ये, और साइटिस के अपेंडिक्स 1 में है। देखिए अपने जो WPA 4 है, तो इस समय पे WPA 4 में है क्या, साइटिस वाली चीज। अच्छा, स्टार्ट ऑर्डर इसको कंजर्व करना इतना इंडिया को सही लगता नहीं है, तो उसने फिर WPA 4 में डाल दिया कि चलो हम साइटिस वाली जो लिस्ट है वो उसी में रख देते हैं, WPA 1 में इसमें नहीं डाला था। अच्छा, स्मार्ट ब्लड ऑर्डर वल्नरेबल, स्मूथ कोटेड ऑर्डर वल्नरेबल, ये किस में आएंगे, तो ये आएंगे WPA 1 में साइटिस के प्रोटीन। ये क्या होते हैं, ये होते हैं कार्निवोरस। रहते कहाँ हैं ये ऑर्डर्स, रहते कहाँ पे, ये ऑर्डर्स रहते हैं एक तो वेटलैंड में रहते हैं सबसे ज्यादा, है ना, क्योंकि वहाँ पे फ्रेश वाटर मिलता है। लेक्स में रहेंगे ये जहाँ तक, तो रिवर्स में रहेंगे ये, तो इन सब जगहों पे ये मिलते हैं। राइस पैडीज में भी ये मिलते हैं। ये पूछा जाता है कि बताओ कौन सा एनिमल जो है राइस पैडीज में पाया जाता है, तो ये जो है ऑर्डर पाया जाता है। क्या ऑर्डर हर्बीवोरस है, नहीं, ऑर्डर है कार्निवोरस। ये फिश वगैरह खाता है तो अब आपके क्या ये नॉक्टर्नल है, तो नहीं, ये नॉक्टर्नल नहीं है ना, ये नॉक्टर्नल और डायर्नल दोनों है, दिन में भी दे सकता है और रात में भी दे सकता है। WPA शेड्यूल याद रखना है, इसका 1 है, और साइटिस अपेंडिक्स 1 है। ऑर्डर की ऑर्डर है क्या, वल्नरेबल। स्टार्ट ऑर्डर इज WPA 4, साइटिस 1, हर्बीवोरस एंड WPA हो जाएगा 4, इसका हमने बता दिया। हर्बीवोरस है, साइटिस के अपेंडिक्स 1 में, इतना हमने देखा। फिर हम आते हैं साइटिस की कोप 19 पे, है ना। पन्ना की माँ क्या देख रही थी, DP लगा रही थी टर्टल की। टर्टल हमें 2 देखे, दोनों क्रिटिकली इंडेंजर्ड थे। एक था रेड क्राउन रूट टर्टल था, एक था लेथी सॉफ्ट सेल टर्टल। क्योंकि अभी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो मेरे ख्याल से WPA 4 में आ गया ये, ठीक है। लेथिया सॉफ्ट सेल टर्टल किसमें आएगा, है तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड, लेकिन ये WPA 4 में आ गया। और साइटिस 1 मैंने बोला, इंडिया क्या है, टर्टल और टॉर्टोइज ज्यादा बचाने में विश्वास नहीं रखती है। टर्टल या टॉर्टोइज ज्यादा उस पर फोकस नहीं कर रही, तो उसने WPA 4 में डाल दिए। WPA 4 है किसका, साइटिस का, क्योंकि ये पहले से साइटिस में इंक्लूडेड है, साइटिस और 1 में, तो उसने झटाक से किस में डाल दिया, WPA 4 में डाल दिया, ठीक है। लेते सॉफ्ट सेल टर्टल। अच्छा, रेड क्राउन रूट टर्टल, ये WPA 1 में आ जाएगा। ये टर्टल कैसे होते हैं, तो टर्टल ऑमनिवोरस होते हैं, ये दोनों चीजें खा लेते हैं ना। टर्टल क्या होते हैं, ऑमनिवोरस। ये प्लांट वगैरह मिलेगा नीचे, एक्वाटिक प्लांट, वो भी खा लेंगे, और अगर कोई मछली मिलेगी तो वो भी खा लेंगे। ये नेटिव, अच्छा ये हो गया। अब आते हैं जयपुर ग्राउंड गेको इंडियन। जैसे बोला गया कि आप साइटिस किस में रखो, 2 में रखो, मान भी लिया गया। पहले ये साइटिस बन गई थी जयपुर ग्राउंड को, फिर इंडिया ने बोला इसे 2 में रखो, तो इसे मान भी लिया गया। नेटिव कहाँ की है, यह ईस्टर्न घाट की नेटिव है। अच्छा, दूसरी बात मैंने आपको टर्टल के बारे में एक और चीज बताई थी, इनका जो मुंह होता है, यहाँ पे भी क्या होते हैं, मैग्नेटाइट पार्टिकल्स होते हैं। मैग्नेटाइट पार्टिकल्स बिल्कुल एक GPS की तरह काम करते हैं। अर्थ की नॉर्थ और साउथ पोल बताने में मदद करेंगे, क्योंकि अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और उसी तरीके से फिर ये कंपास की तरह काम करता है। ये बिल्कुल इनका मुंह, और ये GPS की तरह ये काम करेगा। लेथिया सॉफ्ट सेल टर्टल, लेथिया सॉफ्ट सेल टर्टल याद रखना किसमें आएगा, लेथन है, लेथन बहुत ही, तो इसे हमने इसे WPA 4 में डाल दिया। साइटिस की किसमें, अपेंडिक्स 1 में। और रेड क्राउन रूट टर्टल क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इसे हमने WPA 1 में डाला, साइटिस 1 में डाला। इससे पहले हमने देखे टॉर्टोइज, तो वो WPA 4 में डाला था, और साइटिस के अपेंडिक्स 1 में थे। और स्टार टॉर्टोइज के बाद ऑर्डर हमने देखे, ऑर्डर को हमने WPA 1 में ही डाल रखा है दोनों को, क्योंकि किस में थे, वल्नरेबल वाले पार्ट में थे। साइटिस से पहले जो कन्वेंशन हुई, साइटिस की कॉप 18 में देखी हमने, और साइटिस से पहले जो हुई UNFCCC की कॉप 27, तो उसमें हमने किस की बात करी थी, अफ्रीकन एलिफेंट्स की बात करी, जो कि थे वल्नरेबल, है ना, वल्नरेबल नहीं थे, वो थे इंडेंजर्ड।
अफ्रीकन एलिफेंट, नहीं सॉरी, क्रिटिकली इंडेंजर्ड थे। पेंगोलिन हमने देखी, पेंगोलिन की बात उसमें करी थी, अफ्रीकन एलिफेंट्स की बात हमने उसमें करी थी, और एक व्हाइट राइनोसोरस की बात करी थी। व्हाइट राइनोसोरस नियर थ्रेटेंड थे, और ये दोनों साइटिस के अपेंडिक्स 1 में थे, अफ्रीकन एलिफेंट और पेंगोलिन। पेंगोलिन की जो अपर स्केल था वो किससे बना था? केराटिन से। और पेंगोलिन खाती क्या है? सिर्फ इंसेक्ट, तो वो हो गई कार्निवोरस। कार्निवोरस या इंसेक्टिवोरस उसे कह सकते हैं। टर्माइट भी खाती है, नॉक्टर्नल है पेंगोलिन। अफ्रीकन एलिफेंट एशियन एलिफेंट में क्या अंतर है? अफ्रीकन एलिफेंट की बात हुई UNFCCC COP27 में, और एशियन एलिफेंट की बात कब हुई? तो ये एशियन एलिफेंट की जो बात हुई थी ये अभी हुई थी CMS के COP13 में, भाई बंगाल फ्लोरिकन और उनके साथ में सब। ठीक, जयपुर ग्राउंड गेको अब कहाँ बची है? सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न घाट में बची है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के थोड़े से पार्ट में। ये रहती कहाँ है? बिलो माउंटेन। फिर भी इंडिया ने क्या बोला? जयपुर ग्राउंड गेको इसको पहले ऐसे सिटी शुरू में रखो, सिटी बन में मत रखो। अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ये CMS, साइटिस और अपेंडिक्स WPA हो, चाहे सिटीज हो, चाहे CMS हो, ये सबके वन में पाए जाएंगे। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसकी आईसाइट होती है पुअर। तभी देखें जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लाइन लगी है, वहां ये उड़ के आ रही है वैसे ये वर्ड, तो क्या हुआ? ये टकरा जाती है ज्यादातर और तभी ये मर जाती है। इसीलिए क्रिटिकल इंडेंजर्ड हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी लाइन में चिपक जाती है बहुत जल्दी। ये कहाँ रहती है? ग्रासलैंड पे रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कहाँ रहती है ये? ग्रासलैंड एरिया। ठीक है, ग्रासलैंड एरिया। फ्लैगशिप बर्ड स्पीसीज है, मतलब अगर इसके साथ कुछ होगा तो ग्रासलैंड के साथ भी कुछ होगा। ये पहले बता देगी क्या होने वाला है। क्या है ये? ओमनिवोरस। सभी वर्ड्स क्या होती है? ओमनिवोरस होती है, याद रखना। CMS की COP13 2020 में होगी, उसी में इसके बारे में चर्चा की गई थी। बंगाल फ्लोरिकन में हुई, WPA1, CMS1, साइटिस 1। बंगाल फ्लोरिकन मानस नेशनल पार्क में पाई जाती है। अभी एक चर्चा हुई थी, हमने देखी मानस के पास में कौन सी? कोकिलवाड़ी फील्ड की, वहां पे क्या बन रहा है? यूनिवर्सिटी बन रही है, तो इसी से रिलेटेड था। लिटिल बस्टर्ड, ये इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। एशियन एलिफेंट इंडेंजर्ड है। CMS1, साइटिस 1, WPA1 कैसे होते हैं? ये हर्बीवोरस होते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने सारी कन्वेंशंस खत्म कर ली हैं इसी लेक्चर के साथ, और अब हमारे पास, अब हम कल से शुरू करेंगे बायोस। ठीक है, तो साइटिस हो, चाहे CMS हो, चाहे UNCBD, चाहे UNCCD, चाहे UNFCCC, चाहे उसके प्रोटोकॉल हो, चाहे उसकी COP हो, सभी तरीके की बात हमने कर ली है। IUCN के बारे में हमने पढ़ा, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में हमने पढ़ा, और भी सारे GPFLR थे, PG, RFA थे, तो इन सब के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे कल।